इजराइल और हमास की जंग शुरू हुए 1 महीना होने वाला है। दोनों तरफ से जंग में भारी तबाही हुई है। दुनिया 2 खेमों में बंट चुकी है। अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में हमास के खिलाफ इजराइल का समर्थन कर रहा है। इजराइल हमास की जंग के बीच सऊदी अरब ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। सऊदी के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गाजा में इजरायली हमले जारी रहे तो मुसलमानों और प्रतिरोधी ताकतों को कोई नहीं रोक पाएगा। सऊदी ने गाजा पर इजरायली हमले का जिम्मेदार अमेरिका को बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हाथ फिलिस्तीन के बच्चों के खून से रंगे हैं। सऊदी के सर्वोच्च नेता ने कहा कि अगर ये हमले नहीं रुके तो जंग और विध्वंसक होगी और फिर हमारी ताकत को कोई रोक नहीं पाएगा। अब ईरान की तरह ही सऊदी अरब भी अमेरिका और इजराइल को धमकी क्यों दे रहा है और क्या अमेरिका पर इन धमकियों का असर होगा? क्या मतलब है इन धमकियों का? आखिर सऊदी अरब क्या साबित करना चाहता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब तक ईरान ही अमेरिका और इजराइल को धमकियां दे रहा था, लेकिन अब इस खेल में एक नई खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है और वो खिलाड़ी है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है और कहा है कि गाजा में जमीनी हमलों से सिर्फ हिंसा बढ़ेगी, इससे संकट और गहराएगा और पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का ये बयान तब आया जब इजराइल गाजा में ग्राउंड अटैक शुरू कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते क्राउन प्रिंस सलमान ने 10 अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की थी। इस दौरान फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चर्चा भी की गई। मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहते कि इजराइल गाजा पर हमला करे। वो साफ साफ कह चुके हैं कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और वो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद के लिए आगे भी आएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बासी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और उनकी मुलाकात का मकसद गाजा में इजराइल के बढ़ते कदमों को रोकना ही था और इसके लिए वो साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल की मुश्किल और भी बढ़ सकती है। इजराइल के लिए ढाल बनकर खड़े अमेरिका को भी जंग की आग में जलाने की धमकी ईरान पहले ही दे चुका है। दूसरी ओर इजराइल के साथ मजबूती से खड़े अमेरिकी सैन्य बलों के जवानों की तैनाती अरब सागर में बढ़ती ही जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पहले ही कह दिया है कि अगर ईरान या उसके समर्थक चरमपंथी संगठन किसी भी अमेरिकी कर्मचारी पर हमला करते हैं तो अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। ईरानी सेना के कमांडर अमीर चेसाक ने देश की सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान के युद्धाभ्यास का मकसद दुश्मनों को चेतावनी देना है। इसी तरह से ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल गाजा पर हमले को बंद नहीं करता है तो उसे कई मोर्चे पर युद्ध लड़ना होगा। इजराइल के समर्थक देशों को भी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि गाजा पर इजराइल के लगातार हमले की वजह से बढ़ने वाला युद्ध उस मोड़ पर पहुंच जाए जहां से इसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। उनका इशारा इजराइल के समर्थक और फिलिस्तीन के समर्थक देशों के बीच युद्ध की ओर था। इजराइल के खिलाफ सबसे मुखर इस समय ईरान है। ईरान अपने सहयोगी देशों सीरिया और लेबनान के साथ मिलकर इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसती है तो ये लड़ाई क्षेत्र के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाएगी। ईरान का साफ इशारा लेबनान के हिजबुल्लाह और सीरिया की ओर था, जो घातक मिसाइलों और हजारों रॉकेट से लैस है। हिजबुल्लाह अगर इस लड़ाई में कूदता है तो इजराइल के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्लाह से दूर रहे। ईरान ने हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर घातक ड्रोन दिए हैं जो इजराइल में तबाही मचा सकते हैं। ईरान के साथ अब हूती विद्रोही भी आते दिख रहे हैं, जिन्होंने सऊदी अरब की सेना को पानी पिला दिया था। ईरान से सैन्य मदद पाने वाले हूती विद्रोहियों ने गाजा हॉस्पिटल में विस्फोट के बाद इजराइल पर लक्ष्य करके मिसाइलें दागी थी। इसे अमेरिका के युद्धपोतों ने रास्ते में ही मार गिराया। इस पूरे विवाद में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने खुलकर इजराइल के हमले का विरोध किया है, लेकिन उसने अपनी टिप्पणी में सतर्कता भी बरती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी इस पूरे मामले में बात की है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन के खिलाफ जंग को रोकना चाहिए। हालांकि सऊदी अरब के पूर्व मुखिया प्रमुख ने हमास को सलाह दी है कि वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए इजराइल से अपना हक लें। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए जाने को लेकर जारी बातचीत को भी खत्म कर दिया है। यही नहीं, सऊदी प्रिंस इतने नाराज थे कि उन्होंने बातचीत के लिए पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री को रात भर इंतजार कराया था। सऊदी के नेतृत्व वाले OIC ने भी इजराइल की आलोचना की है। अब ईरान और सीरिया इस्लामिक देशों को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। इस पूरे विवाद में कतर भी काफी प्रभावी देश बनकर उभरा है, जो हमास को खुलकर पैसे से मदद कर रहा है।
कतर ने आरोप लगाया है कि इजराइल इस युद्ध के लिए एकमात्र जिम्मेदार देश है। कतर ने दुनिया से मांग की है कि इजराइल को हमास के हमले का लाभ उठाकर फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमला करने से रोके। इस्लामिक देशों के इस रुख को देखते हुए पूरे खाड़ी में जंग शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई अन्य युद्धपोत इजराइल की सुरक्षा में भूमध्य सागर में तैनात किए हैं। इसके अलावा नाटो के हजारों सैनिक भी इजराइल के करीब पहुंचे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये पुरानी कहावत इस तिकड़ी में चरितार्थ होती दिख रही है। इजराइल के साथ सऊदी अरब या ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं। सऊदी और इजराइल के बीच कभी भी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं। इजराइल के साथ कैसे हैं सऊदी अरब और ईरान के संबंध, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। 1947 में सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र के फलस्तीन के विभाजन वाले प्लान के खिलाफ मतदान किया था और वर्तमान में वो इजराइल के संप्रभुता को मान्यता नहीं देता है। हालांकि 2023 में इजराइल सऊदी के संबंध सामान्य करने की दिशा में द्विपक्षीय वार्ता जारी है, जिसमें अमेरिका दोनों पक्षों के मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। वहीं ईरान ने भी 1947 में फलस्तीन के विभाजन वाले यूएन के प्लान के खिलाफ मतदान किया था। ईरान और इजराइल के बीच संबंधों को 4 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। दोनों के बीच 1947 से 1953 तक का समय दुविधापूर्ण काल के रूप में जाना जाता है। 1953 से 1979 तक ईरान के आखिरी शाही पहलवी राजवंश के दौर में दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। 1979 से 1990 तक ईरानी क्रांति के बाद संबंध बिगड़ते चले गए और 1991 में खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद से दोनों के बीच खुली शत्रुता का दौर जारी है। वहीं ईरान मौजूदा स्थिति में परोक्ष रूप से हमास का समर्थन कर चुका है, जबकि सऊदी अरब ने भी फलस्तीनियों के हितों की बात करते हुए जंग रोकने का आह्वान किया है। ज्यादातर मुस्लिम देश इस लड़ाई में फलस्तीनियों के हक की बात उठा रहे हैं। अपने जन्म के साथ ही घोषित अघोषित युद्ध का लगातार सामना करने वाला इजराइल अगर तरक्की के रास्ते पर सरपट दौड़ रहा है तो समझना आसान हो जाता है कि अगर ये देश युद्ध का सामना न करता तो आज कहां होता। यही बात अरब लीग के देशों सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात पर भी लागू होती है। साल 1972 में अस्तित्व में आया संयुक्त अरब अमीरात आज अमन पसंद देश में गिना जाता है। इस छोटे से देश में जाकर शांति प्रिय लोग रहना चाहते हैं। आज भी यहाँ 100 से ज्यादा देशों के लोग अकेले दुबई में रह रहे हैं। यहाँ के छोटे छोटे शहर शारजाह आजमान आए दिन तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से एक मिनिस्टर है। ये देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यही स्थिति सऊदी अरब की है। इसका भी अपना शानदार तरक्की का इतिहास है। टेक्नोलॉजी और इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करते हुए पूरी दुनिया से विशेषज्ञों को बुलाकर ये देश रोज नई कहानी लिख रहा है। अपनी अमन पसंद नीति और तरक्की की पॉलिसी पर चलने की वजह से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल से भी बातचीत की। अमेरिका ने भी मध्यस्थता की, शांति समझौते पर दस्तखत हुए। तीनों देश पुराने गिले शिकवे छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। इन्हें पता है कि इजराइल के पास बहुत कुछ ऐसा है जो सीखा जा सकता है। इन्हें यह भी पता है कि कुएं का मेंढक बनने से बात नहीं बनेगी। रूस यूक्रेन युद्ध का हासिल हिसाब कुछ भी हो, कोई जीते लेकिन बीते 1.5 वर्षों में दोनों को भारी नुकसान हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर देखा गया। इजराइल और हमास की जंग में जहां एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गाजा पर इजरायली जवाबी कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने युद्ध रोकने को लेकर ईरान के रुख का भी समर्थन किया है, जिसे लेकर सुर्खियां तेज हैं। विशेषज्ञों की माने तो पड़ोसी यूक्रेन से जंग लड़ रहा रूस अपने सदियों पुराने दुश्मन अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझा देना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका ईरान, इजराइल और हमास की जंग के बीच फंसकर न केवल युद्ध में उलझेगा बल्कि उसे बड़े पैमाने पर अपने ही देश में विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। ये यूक्रेन के फ्रंट पर रूस के लिए प्लस पॉइंट होगा। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ ढाल बनकर खड़ा है। अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो सैन्य संगठन के सभी देशों ने यूक्रेन की मदद की है। अब इजराइल हमास जंग में भी इजराइल के साथ एकजुटता जताई है। ऐसे में अगर हमास के समर्थन में खाड़ी देशों के सैन्य बल एकजुट होकर इजराइल पर पलटवार करते हैं तो उसके बचाव में आए अमेरिका के युद्ध में कूदने की आशंका के साथ ही विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल और हमास के युद्ध पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।